हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब कुछ बिल्कुल अच्छा, एकदम मस्त, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। चलिए, आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग लवण पढ़ने वाले हैं। लवण क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लवण क्या होता है। लवण क्या होता है कि जब हम लोग धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें तो हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और जो बाकी जो आपको अम्ल का जो अवशिष्ट भाग बचा रहता है हाइड्रोजन को छोड़ के, और जो धातु वो जो अभिक्रिया करता है आपस में, तो वो जो एक यौगिक का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण। तो उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया में धातु और अम्ल का अवशिष्टों से बने यौगिक को हम लोग कहते हैं लवण कहलाता है, यह कहलाते हैं। और इसका हम लोग को, अगर इस लवण को हम लोग परिभाषित करना चाहें उसके पीएच माप के आधार पर, उसका अगर हम लोग वर्गीकरण करना चाहें तो उसको हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं: उदासीन लवण, क्षारकीय लवण और अम्लीय लवण। तो ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कैसा अम्ल बनने वाला है, कैसा लवण हम लोग को मिलने वाला है? तो ये निर्भर करता है कि हमारा जो अम्ल और क्षार, दो अम्ल और क्षार के बीच भी अभिक्रिया होने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा। तो उसमें भी हम लोगों को क्या देखना है कि जैसा हम लोगों को अगर एक शक्तिशाली अम्ल और एक शक्तिशाली क्षार, दोनों अगर शक्तिशाली है, एक शक्तिशाली अम्ल है और दूसरा शक्तिशाली क्षार है, तो दोनों के बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम लोगों को जो लवण प्राप्त होगा वो उदासीन लवण प्राप्त होगा, और इसके साथ ही हम लोग को क्या मिलेगा, जल भी मिलेगा। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग एक विशेष नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोगों को क्या मिलता है, उसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग को उदासीन लवण मिलता है। इसके उदाहरण में हम लोग अगर ये नोट कर ले तो इसको मिटा दें। इसी के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक महत्वपूर्ण लवण है जो कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। तो ये बनता कैसे है, ये बनता है आपको एक शक्तिशाली अम्ल। शक्तिशाली अम्ल क्या होगा, फ्लोरीन वाला अम्ल कौन सा शक्तिशाली अम्ल होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड तो लवण हो गया हमारा, ये हो गया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये शक्तिशाली अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया हम लोग एक शक्तिशाली क्षार से कराते हैं। तो ये आपको H2SO सोडियम लेना है तो सोडियम वाला से करवाना होगा हम लोगों को, दोनों अम्ल नहीं देना है। क्या देना है हम लोग को, एक क्षार देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देना है। इसकी अभिक्रिया अगर करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, NaCl। ये एक लवण है और इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है आपको उदासीन लवण है, उदासीन लवण है ये। और इसका पीएच मान देखिएगा आप लोग, पीएच स्केल पे इसका मान देखिएगा तो ये 7 आएगा, और इसके साथ ही आपको क्या मिलता है, ये जल मिलता है। तो इसी तरह की इसी में हम लोग ये परिभाषा था हम लोगों को कि उदासीन लवण की अगर हम लोग परिभाषा लिखना चाहें कि उदासीन लवण की क्या परिभाषा होगी, तो एक शक्तिशाली अम्ल और एक शक्तिशाली क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन लवण कहेंगे। और उसका उदाहरण हो जाएगा HCl प्लस NaOH। तो हम लोग को मिल गया क्या, ये लवण मिल गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। और इसी चीज को हम लोग दूसरे लवण में भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको एक शक्तिशाली अम्ल, और मान लीजिए कि इस साइड हम लोग किसी चीज को बदल दिए, इसमें क्या हो गया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बदले हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे, CaOH2। ये भी शक्तिशाली आपको क्षारक है, ये भी क्षारक कैसा है, आपको शक्तिशाली क्षारक ही है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। और इस साइड आपको क्या हो जाएगा, इधर मुक्त हो जाएगा आपको, इधर ये दो जल का अणु मुक्त करेगा। तो यही आपको उदाहरण दे सकते हैं जिसमें कि आपको
उदासीन लवण और जल का निर्माण कर रहा है, या आप इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार के लवण का कैसे निर्माण करेंगे, जो कि है कि क्षारकीय लवण। ठीक है, देखने वाले हैं क्षारकीय लवण को देखने वाले। क्षारकीय लवण कैसा होगा? क्षारकीय लवण आप लोगों को तब प्राप्त होगा जब एक प्रबल क्षारक एक दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करे और उसके परिणाम स्वरूप जो यौगिक बनता है, यौगिक और जल का निर्माण होगा। और ये भी अभिक्रिया कैसी होगी? आपको उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें लेकिन जो आपको लवण मिलने वाला है, इसमें जो लवण होगा उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? उसकी प्रकृति आपको क्षारकीय रहेगी, उसका पीएच मान आपको 7 से बड़ा होगा। तो उसी को हम लोग परिभाषा में देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक क्षारकीय लवण कहलाता है। अगर इसका हम लोग उदाहरण देखना चाहेंगे, उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि उदाहरण में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लें तो ये प्रबल क्षारक है। क्या है ये? प्रबल क्षारक है। और इसकी अभिक्रिया हम लोग अगर करवा देते हैं H2CO3 से करवा दें, कार्बोनिक अम्ल से करवा दें, ये आपको दुर्बल अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल है और ये परिणाम स्वरूप क्या बनाता है आपको? ये बनाएगा NaHCO3 का निर्माण करवाएगा, जो कि आपको क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? इसके साथ और क्या बनने वाला है? इसके साथ बनने वाला है आपको जल भी बनने वाला है। तो इस जो लवण, ये जो लवण बना है, ये लवण किस प्रकृति का होगा? ये लवण आपको क्षारकीय प्रकृति का होगा, क्षारकीय प्रकृति का होगा। इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान आपको 7 से बड़ा होगा। इसका पीएच मान कितने से ज्यादा बड़ा होगा? 7 से ज्यादा होगा। अगर कोई किसी अम्ल का या किसी भी आपको तत्व का पीएच मान 7 होता है तो वो क्या होता है? आपको उदासीन होता है। और 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। जब 7 से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारकीय प्रकृति का हो जाएगा। तो यही हमारे पास उदाहरण में लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं उसको, और उसमें हम लोग उसके पीएच मान को भी दर्शा सकते हैं कि इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से बड़ा होगा। और भी इसमें उदाहरण लिया जा सकता है, जिसमें कि आपको एक प्रबल अम्ल को फिर किसी दूसरे दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करवा दीजिए। इस दुर्बल अम्ल में हम लोग इसके जगह पे किसी और को रख सकते हैं। इसकी जगह पे अगर किसी और को रखेंगे तो कैसा अम्ल लेना है हमें? उसमें भी हम लोगों को दुर्बल अम्ल ही लेना होगा। अगर प्रबल अम्ल ले लेंगे तो वो उदासीन हम लोगों को लवण का निर्माण कर देगा। तो हम लोग लेते हैं CH3COOH। ये एसिडिक अम्ल है। ये एसिडिक अम्ल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या मिलता है? सोडियम एसीटेट मिलता है। ये क्या मिलता है? CH3COONA+H2O का निर्माण होगा। ये किसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति भी आपको क्षारकीय ही होगी, क्षारकीय प्रकृति की होगी। अब हम लोग अम्लीय लवण देखने वाले हैं। अम्लीय लवण कैसे प्राप्त होगा? अम्लीय लवण प्राप्त होगा आपको अगर आप लोग प्रबल अम्ल को एक दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करवा देते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो हम लोगों को यौगिक प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपको अम्लीय लवण कहलाएगा। और इसके उदाहरण को हम लोग एक परिभाषा लिखना चाहते हैं तो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक अम्लीय लवण कहलाता है। और इसके उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को किसी अम्ल की अभिक्रिया, किसी शक्तिशाली अम्ल की अभिक्रिया करवानी है तो मान लीजिए कि HCl की अभिक्रिया करवा दें। किसी दुर्बल क्षारक से करवानी है तो मान लीजिए कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें। किससे करवा दें? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें। तो
तो ये क्या देने वाला है आपको, एल्युमिनियम क्लोराइड देने वाला है। ये AlCl3 देने वाला है। ये किस प्रकृति का होगा, ये आपको, क्योंकि ये अम्ल प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और ये दुर्बल क्षारक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति आपको अम्लीय हो जाएगी, ये अम्लीय प्रकृति की होगी, ये अम्लीय लवण होगी। और इसके साथ क्या मिलने वाला है आपको, इसके साथ आप लोगों को जल भी मिलने वाला है। इसी तरह से अगर हम लोग किसी और भी शक्तिशाली अम्ल को दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करवा दें तो उसमें भी हम लोगों को जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो अम्लीय लवण ही कहलाएगा, क्योंकि हमारा जो शक्तिशाली अम्ल था उसकी प्रकृति कुछ न कुछ बची हुई रह जाती है, और जो दुर्बल क्षारक होता है वो पूर्णतः उसका जो भी प्रकृति होता है अम्ल के द्वारा उसको खत्म कर दिया जाता है। तो बच जाएगा किसकी प्रकृति, अम्ल की ही बच जाएगी। तो हमारे पास जो लवण होता है उसमें भी कुछ न कुछ गुण अम्ल का मौजूद रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस अम्ले, हम लोग क्या देखें कि लवण देखें, लवण किसे कहते हैं। उसके बाद लवण को हम लोग इसका अगर हम लोग पीएच मान के आधार पर देखेंगे तो इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू का मान आपको कम होगा, किससे, 7 से कम होगा, क्योंकि ये अम्लीय लवण है। और हम लोग कह रहे थे कि इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण लवण क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो उसमें आपको सोडियम क्लोराइड मौजूद ही रहता है। ये किस तरह का लवण है, ये आपको उदासीन लवण है, जिसमें कि आपको शक्तिशाली अम्ल सोडियम क्लोराइड, जिसमें आपको शक्तिशाली अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया आपको शक्तिशाली क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई गई थी। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, उसमें हम लोगों को सोडियम क्लोराइड मिला हुआ था। क्योंकि ये तो हमारे रासायनिक प्रयोगशाला में बनाने की विधि है कि सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो समुद्र है ये हमारे NaCl का, सोडियम क्लोराइड का एक अपार स्रोत है। इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में और बिल्कुल किफायती दामों पे, मतलब कि इसमें हम लोगों को खर्च बहुत कम होता है। क्या करना होता है, सिर्फ गड्ढा बना के आप उसको क्या करते हैं, समुद्र के जल को एकत्रित कर देते हैं, और वो क्या होता है, वाष्पीकृत होने के बाद उसका जो अवशेष बच जाता है उसमें हम लोगों को सोडियम क्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद होती है। फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग शुद्धिकरण कर लेते हैं, उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचे हुए होते हैं तो उसको हम लोग घुलनशील, NaCl घुलनशील होता है तो उसको निकाल के हम लोग फिर से उसको सुखा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जो सोडियम क्लोराइड मिलता है, सोडियम क्लोराइड का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, समुद्र। हमारे समुद्र, मतलब कि हमारे पृथ्वी पे 70% भाग पे समुद्र जल आच्छादित है, जिसमें कि समुद्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो समुद्र हमें कहीं से भी मिल जाता है, मतलब कि हमारे पास तो समुद्र है ही, इंडिया में भी है और दूसरी जगह पे भी है। और कहीं कहीं हम लोगों को जो नमक मिलता है वो किस तरह से मिलता है, वो आपको एक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। क्रिस्टल मतलब कहिए कि जिस तरह से हम लोग कोयला खाते हैं ना, कोयला का खदान होता है, उस तरह से हम लोगों को नमक का भी खदान होता है। लेकिन उस नमक का रंग कैसा होता है, आपको लाल कलर का होता है, उसमें थोड़ा काला कलर या लाल कलर का होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको अवशिष्ट भाग क्या हो गया, मिनरल का कुछ अशुद्धि मिला हुआ रह जाता है, वो सब मौजूद रहता है। और वो कैसे हमारे जमीन पे कैसे प्राप्त हो जाते हैं, वो इसलिए जमीन पे हमारे प्राप्त होते हैं क्योंकि वो कभी न कभी कालांतर में वहां पे कोई समुद्र रहा होगा, और उसके सूखने के बाद क्या हो गया, वहां पे अब हमारा धरातल हो गया, और उसी को जब हम लोग खोदते हैं तो हमारे पास जो नमक मिलता है, जिसको हम लोग खनिज नमक कहते हैं, वो आपको लाल कलर या काले कलर का होता है। वहां पे कभी न कभी सदियों पुराना 100-200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले वहां पे क्या रहा होगा, समुद्र रहा होगा, इसलिए वहां पे अभी नमक का
चट्टान मिलता है, या नमक का आपको कहीं पहाड़ मिलता है, या आप कहिए कि खदान मिलता है नमक का। तो अगले हम लोग भाग में देखेंगे क्या चीज, अगले भाग में हम लोग सोडियम क्लोराइड से बनने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अब हम लोग देखने वाले हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साधारण नमक का जलीय विलयन बना लेते हैं, और उस जलीय विलयन को हम लोग क्या करते हैं, उस जलीय विलयन को एक ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें कि हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, या कहिए कि आपको जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, एनोड पे हम लोगों को क्लोरीन गैस मिलेगा, और कैथोड पे हम लोगों को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और जो आपका विलयन था, विलयन में क्या बचा हुआ रह जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ रह जाएगा, जिसको हम लोगों को बनाना था, वही चीज बचा हुआ रहेगा हमारे विलयन में। तो इस रासायनिक इसका हम लोग एक बार देख लीजिए, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सोडियम हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह की होगी, इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी NaCl प्लस H2O दिखाएंगे। तो ये क्या देने वाला है आपको, ये देने वाला है विद्युत धारा, ये क्या होने वाला है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले हैं हम लोग, विद्युत प्रवाहित करवाने वाले हैं। NaOH का हम लोगों को क्या मिलने वाला है, विलयन मिलने वाला है, ये विलयन में ही रहेगा, और इसके साथ हम लोग को हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगा। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना होगा, और यहाँ पे भी आपको भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2NaOH 2 क्लोरीन गैस, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कैथोड पे, कैथोड पे मिलने वाला है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे मिलने वाला है, एनोड पे मिलने वाला है आपको क्लोरीन गैस। ये दोनों गैसीय अवस्था में होगा, और इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रोड, जो हमारा धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड होगा, एनोड ये धन आयन है, और ये कैथोड क्या है हमारा, ऋण आयन है। इसी इलेक्ट्रोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा ऋण आयन पे, और धन आयन पे क्या मिलने वाला है, आपको क्लोरीन गैस मिलने वाला है। ये कैसे होता है, ये अभिक्रिया होता है आपको जब भी जलीय विलयन में डालेंगे तो इसमें आपको सोडियम आयन और आपको H+ आयन, OH- आयन और Cl- आयन मिलेगा जलीय विलयन में। और उसमें क्या होता है, चूंकि आपको क्लोरीन की अभिक्रिया मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद होता है उसको त्याग करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए वो क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और सोडियम प्लस आयन होता है, उसमें से हाइड्रोजन प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। बचा हुआ रह जाता है हमारे जलीय विलयन में, क्या बचा हुआ रह जाता है, सोडियम प्लस आयन और OH- आयन बचा हुआ रह जाता है, जिसको हम लोग की विलयन से निकाल लेते हैं। यही हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की एक विधि है। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोगों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक शक्तिशाली क्षारक है।